सुबह जब सूरज की किरणें विंडो से हल्के हटे पर्दे से छन छन कर अंदर आने लगी तो किरण, सायरा और शिजा की आंख खुल गई। रात में सब बहुत थके हुए थे। अब वक्त देखा तो 9 बजने वाले थे। बारी बारी सब तैयार होकर अपने कमरों से बाहर निकलने लगे। शिजा भी तैयार हो गई। बाहर बहुत ठंड थी। ब्लू जीन्स, लॉन्ग कोट, वाइट जॉगर्स पहने शीशे के आगे अपना जायज़ा ले रही थी। कुछ मुतमईन ना हुई तो अपनी लिपस्टिक को मज़ीद डार्क किया, हेयर स्टाइल चेंज किया और कमरे से बाहर आ गई और सब नाश्ते की टेबल्स के इर्द गिर्द बैठने लगे। शिजा की नज़रें आज साहिर को तलाश कर रही थीं। उसने अपनी सोच को झटका और एक लम्हे को सोचने लगी कि ऐसा क्या हो गया। साहिर के साथ तो वो कई सालों से काम कर रही थी, बहुत से मौक़ों पर इकट्ठे वक्त भी गुजारा, लेकिन दिल में कभी ऐसा एहसास नहीं जागा जो अब उसके अंदर जाग रहा था। किरण ने उसे हिलाया। किन सोचों में गुम हो शिजा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। उसके बुलाने पर शिजा सोचों की दुनिया से बाहर आ ही गई तो देखा सामने साहिर और उसका करीबी दोस्त जो ज़्यादातर इकट्ठे ही हुआ करते थे, सामने से आते दिखाई दिए तो उसके दिल को ज़रा ढारस हुई। सब नाश्ता करने लगे और सबका प्लान बना कि रात सवात के बाज़ार से शॉपिंग कर ली जाए। शिजा ने भी घर भर के लिए शॉपिंग की, अपने लिए ज्वेलरी खरीदी, अपनी शॉल खरीदी। सामने साहिर ने भी 2 शॉलें लीं, एक अपनी बीवी और एक अम्मी की। हर खिलौने को ऐसे खुश होकर देख रहा था, शायद अपने बेटे के लिए लेना चाहता था, और उसने वाकई में इन बेटे के लिए बहुत सारी चीज़ें ले लीं। कुछ ही देर में वो लोग आमने सामने आए तो साहिर ने उन लोगों को बुलाकर पूछा, क्या आप लोग मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? उनमें से सायरा ने जवाब दिया, जी क्यों नहीं। साहिर ने कहा, आप प्लीज़ इस ज्वेलरी में से मुझे कुछ सेलेक्ट कर दें, मेरी मिसेस के लिए। शिजा ने कुछ खास दिलचस्पी न ली इस बात में, शायद इस जुमले से उसके एहसास को ठेस पहुंची। वो एक तरफा पसंदीदगी का जो शिकार हो गई थी। उसके जी ने तो ये चाहा कि काश कोई मेरे लिए भी कुछ खरीदता। बहरहाल सब बाज़ार में घूम फिर कर वापस रेस्टोरेंट में आ गए। रात में शॉलें लपेटे और सब लड़के जैकेट्स और कोट्स में लिपटे हुए कुछ देर को बाहर निकले और सब खुशगपियों में मसरूफ़ रहे। अगली सुबह सवात से आगे एक पहाड़ी मकाम पर झील पर जाने का प्लान बना। सुबह जल्दी निकलने का इरादा था। साहिर ने तो रात में ही सबको बता दिया कि मैं मज़ीद सफ़र नहीं करूँगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। कुछ और लोग भी जो इतने ज़्यादा सफ़र की वजह से थकान का शिकार थे, उन्होंने भी जाने से इनकार कर दिया। अगली सुबह सायरा, किरण अलार्म बजने पर उठ गए और शिजा को भी जगाया। शिजा ने जाने से मना कर दिया। सायरा और किरण कुछ परेशान हो गईं कि ये क्या, तुम नहीं जाओगी तो मज़ा नहीं आएगा। उसने उन्हें तसल्ली दी, यार तुम लोग बेफिक्र होकर जाओ, कुछ ही देर की बात है, तुम लोग वापस आ जाओगे तो यहीं दरिया किनारे जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। बस थोड़ी देर में बाकी सब जीपों में सवार होकर रवाना हो गए। शिजा की जब आँख खुली तो घड़ी पर 10 बज रहे थे। वो उठी, फ्रेश होकर नाश्ता किया और बाहर आ गई। आज नाश्ते की टेबल पर इस वक्त वो अकेली ही थी और ना जाने क्यों उसकी नज़रें साहिर को तलाश कर रही थीं। फिर वो हल्की चमकती धूप को देखकर सर्दी से बचने के लिए लॉन में आ गई और इर्द गिर्द बहते दरिया जो होटल के बिल्कुल साथ मुल्हिक था उसके करीब आकर बैठ गई, जहाँ कुर्सी पर बैठकर भी बुलंदो बाला बर्फ़ से ढके पहाड़ नज़र आ रहे थे और खूबसूरत और दिलकश दरख्त इस इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। कुछ देर वहाँ बैठी, घर कॉल करने की कोशिश करती रही, सिग्नल न होने की वजह से वहीं बैठ गई। उसकी नज़रें मोबाइल पर जमी हुई थीं कि एक्सक्यूज़ मी की आवाज़ पर ऊपर देखा तो सामने अपनी दिलकश शख्सियत के साथ साहिर खड़ा नज़र आया और कह रहा था, मिस शिजा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? शिजा और उसे इनकार कर देती, जो मुमकिन नहीं था। उसने वाई नॉट, प्लीज़ आएँ बैठें कहा, और बाकी लोग भी जो झील पर नहीं गए थे अलग अलग टेबल्स पर ग्रुप की सूरत में बैठे थे। दूसरी तरफ इन दोनों में बातों का आगाज़ हुआ। कई साल से वो लोग इकट्ठे काम कर रहे थे, एक दूसरे के नामों के अलावा कुछ ज़्यादा ना जानते थे। फिर आज न जाने अजनबियत कहाँ गई। दोनों अपनी अपनी फैमिलीज़ की बातें करते रहे। साहिर के जहन के किसी हिस्से में ऐसा ख्याल अभी तक न आया जैसे शिजा सोच रही थी। शिजा के दिल में उसकी पसंदीदगी का ख्याल सर उठा रहा था। उसे साहिर के साथ बैठना, बातें करना अच्छा लग रहा था। वो दोनों कई घंटे इकट्ठे बैठे बातें करते रहे, यहाँ तक कि दिन का खाना भी वहीं टेबल पर मंगवा लिया। फिर बाकी लोगों के साथ वो लोग भी एक बार फिर करीबी बाज़ार चले गए, जहाँ शिजा ने अपने लिए हैंड बैग ख़रीदा और
چلتے چلتے اسے ایک وول کی چادر بہت پسند آ گئی اور اس نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ساحر کے لیے لے لی۔ جب ساحر کو تھمائی اور کہا ساحر یہ لیں، یہ میں نے آپ کے لیے لی ہے، تو ساحر کو کچھ عجیب لگا۔ وہ مسکرانے لگا، مس شیزا میرے لیے؟ سوالیہ انداز میں کہنے لگا۔ شیزا نے جواباً کہا میرے خیال سے میری اور آپ کی دوستی اتنی تو ہو گئی کہ میں آپ کو کوئی گفٹ دے سکوں۔ شیزا کے اصرار پر اسے رکھنا ہی پڑا۔ پھر واپس ریسٹورنٹ پہنچے تو باقی سب بھی آ چکے تھے۔ شام میں دریا کے کنارے چلے گئے اور رات کو تھکے ہارے سب اپنے اپنے کمروں میں آ گئے۔ شیزا رات کو روم کے باہر ٹیرس پر آئی تو ساتھ والے ٹیرس پر اپنے روم سے باہر ساحر بھی موجود تھا، جو شاید اپنی بیوی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ شیزا کو نہ جانے کچھ اچھا نہیں لگا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر ساحر کو ہائے کہا تو اس نے جلدی ہی کال بند کر دی اور دونوں کافی دیر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے دریا کے شور کو سنتے رہے۔ اگلے روز سب کی واپسی تھی۔ واپس آ کر زندگی پھر صبح سے شام اور شام سے صبح کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام کو پارکنگ میں بھی دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ رات میں پھر شیزا کی کال آ گئی تو ساحر کال کے آنے پر ننھے بیٹے کو اپنی بیوی کو تھما کر گھر سے باہر جانے کا کہہ کر گھر سے نکل آیا اور روڈ پر چلتے چلتے کافی دیر شیزا سے باتیں کرتا رہا۔ گھر میں موجود ساحر کی بیوی اسما کو یہ بات کچھ عجیب محسوس ہوئی، کیونکہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ پھر یہ روز کا معمول بن گیا۔ شیزا اس کی زندگی پر حاوی ہونے لگی۔ اسی دوران ساحر کی زندگی میں ایک پیاری سی بیٹی بھی آ گئی جس کا نام مناہل تھا۔ ہادی مناہل سے بڑا تھا، وہ پہلے ہی پاپا کا لاڈلا تھا۔ مناہل بھی ساحر کی آنکھوں کا تارا بن گئی۔ شیزا کی دوستی اپنی جگہ تھا۔ ان کی دوستی دن بدن بڑھنے لگی، بلکہ شیزا نے دوستی سے کچھ آگے ہی سوچنا شروع کر دیا۔ اب دن رات کے کسی لمحے میں بھی وہ ساحر کو اکیلا نہ چھوڑتی۔ ساتھ نہ ہوتی تو کال پر کانٹیکٹ نہ ہوتا تو SMS پر ہوتا۔ دوسری طرف اسما سے کچھ دوریاں پیدا ہونے لگیں۔ آج بھی جیسے ہی ٹائم آف ہوا تو ساحر کو شیزا نے پارکنگ میں روک لیا اور اپنے ساتھ کیفے میں لے گئی، جہاں دونوں نے کچھ فاسٹ فوڈ لیا۔ پھر آدھی سے زیادہ باتوں میں مناہل اور ہادی کا ذکر تھا۔ بظاہر تو شیزا اس کی باتوں کو سنتی رہی، لیکن کبھی یہ احساس ہوتا کہ ساحر کی زندگی میں میری کیا جگہ ہے۔ اس بات سے اسے کبھی ہلکی سی جلن ہونے لگتی۔ آج شام وہ شاپنگ کے لیے چلی گئی اور واپسی پر 3-4 بیگ اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے وہ بیگز ڈگی میں رکھے اور گھر روانہ ہو گئی۔ گھر ماما پوچھنے لگیں آج اتنی دیر کیوں لگائی، تو جواباً شیزا نے کہا ماما بس کچھ کام تھا آفس میں، اسی لیے دیر ہو گئی۔ اگلے روز اسے آفس جانے کی بہت جلدی تھی۔ آدھ ادھورا ناشتہ کرتی گاڑی سٹارٹ کی اور آفس پہنچ گئی اور کال پر ساحر سے پوچھا وہ کہاں ہے۔ ساحر نے بتایا کہ وہ آفس ہی ہے، تو فوراً گاڑی سے 2 برانڈڈ سوٹس اور پرفیوم نکالا اور ساحر کے آفس آ گئی۔ اس وقت ساحر کے ساتھ 2 کولیگز بھی موجود تھے۔ اس طرح شیزا کا ان چیزوں کے ساتھ آنا انہیں کچھ عجیب لگا، لیکن وہ شروع سے بولڈ تھی، اسے یہ عجیب نہیں لگتا تھا۔ ان کے سامنے ہی ہیپی برتھ ڈے کہہ کر ساحر کو یہ چیزیں تھما دیں۔ وہ کچھ حیران بھی ہوئے اور خود بھی ساحر کو برتھ ڈے وش کرنے لگے اور شیزا سے کہنے لگے مس شیزا کیک کے بغیر تو برتھ ڈے ادھورا ہے۔ شیزا نے فوراً آن لائن کیک آرڈر کیا اور تھوڑی دیر میں کیک وہاں پر موجود تھا۔ ساحر نے کیک کاٹا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر ساحر جب شام میں گھر جا رہا تھا اور گہری سوچ میں تھا، کر کیا کہے گا۔ ایک طرف شیزا کے جذبات اور احساسات بھی اسے صاف دکھائی دے رہے تھے اور دوسری طرف اسما اور بچوں کا خیال آ رہا تھا۔ اسما کا کم، بچوں کا خیال زیادہ آ رہا تھا، لیکن شیزا کے اتنے قریب آنے پر وہ بھی کچھ پسند کرنے لگا تھا اسے۔ گھر پہنچ کر ساحر نے اسما سے یہی کہا کہ خود اپنے لیے شاپنگ کی، لیکن اسما بے حد حیران تھی، اس لیے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ساحر اپنے لیے کچھ لائے اور اسما اور بچوں کے لیے کچھ بھی نہ لائے۔ دوسری طرف ساحر کے جواب دینے کے دوران وہ اسے نظریں چراتا بھی محسوس کر رہی تھی۔ یقین کر لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلے روز ساحر شیزا کے گھر چلا آیا، جہاں وہ اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی، کیونکہ آج ویکنڈ تھا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی اور امی اور بھائی سے بھی ملوایا کہ ساحر سر ہیں جو میرے کولیگ ہیں، حالانکہ سر اور مس تو کب سے دونوں نے ہٹا دیا تھا۔ اسی دوران گھر سے اسما کو کال آئی۔ 1-2 بار ساحر نے کٹ کر دی، جو کہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر تیسری بار کال آنے پر اسما کو اکھڑے لہجے میں ایک طرف جا کر کہا کیا مسئلہ ہے، میں بیزی ہوں۔ جب اسما نے بتایا کہ ہادی بات کرنا چاہ رہا ہے تو وہ 10 منٹ کھڑا ہادی کی توتلی باتوں کو سنتا رہا اور مسکراتا رہا اور جواباً یہ کہہ کر کہ بیٹا میں بس ابھی آپ کی آئس کریم لے کر آ رہا ہوں،
वापस ड्राइंग रूम में आ गया। बस ये अक्सर का मामूल बन गया। शिजा और साहिर सबको हर जगह इकट्ठे नज़र आने लगे, कभी मेस में तो कभी लॉन में, कभी ऑफिस में तो कभी ऑफिस से बाहर। सब उनके इस कदर इकट्ठा रहने को कुछ और ही रंग देने लगे। ये एक बड़ा अदारा था, यहाँ सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। आज साहिर साथ था तो कल कोई और भी शिजा के साथ हो सकता था। साहिर ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखता था जहाँ औरत को आज़ादी तो हासिल थी, लेकिन एक हद तक। साहिर को शिजा का अपने साथ तो बातचीत करना अच्छा लगता था, लेकिन किसी और के साथ उसका किसी हद तक फ्रैंक होना अच्छा ना लगता था। और दूसरी तरफ शिजा को 24 घंटे उसका अपने बच्चों से अटैच होना भी अच्छा ना लगा। लेकिन जूं तूं करके चंद साल उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती रही। शिजा को भी पल भर को साहिर के बगैर चैन न था। दूसरी तरफ साहिर भी किसी वक्त फैमिली से गाफिल होकर शिजा के ख्यालों में खोया रहता। शिजा आज़ाद पंछी थी, उसके बदलने से इर्द गिर्द वालों को कुछ खास फर्क ना पड़ता था, लेकिन साहिर की ज़िंदगी किसी हद तक इंतशार का शिकार हुई थी। अस्मा उसकी बेतवजही का शिकार थी। शिजा अक्सर इस साहिर को घर पर भी कॉल कर लिया करती, तो घर वाले साहिर की मुस्कुराहट को देखकर अंदाज़ा लगा लिया करते कि साहिर की ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया हुआ है। वरना तो साहिर एक संजीदा तबीयत का मालिक इंसान था। मोहब्बत की डोर परवान चढ़ती रही, लेकिन शिजा के मिजाज में साहिर को बेहद चाहने के बावजूद आज़ाद रहने का ख्याल भी मंडलाता रहता। बल्कि एक दो बार ऐसा भी हुआ कि साहिर का किसी बात पर रोकना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। साहिर तो उससे भी ज़्यादा अनापरस्त था। इससे पहले कि वो किसी मंजिल पर पहुंचने का तयन कर पाते, आहिस्ता आहिस्ता फासले बढ़ने लगे। वो मुलाकातें जो दिन में कई बार होती, अब कुछ दिनों के वक्फे से होने लगीं। अब आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एक दूसरे के अहम दिन भी भूलने लगे। आज भी साहिर की बर्थडे था, जो उसे और शिजा को तो याद भी नहीं था। लेकिन जब अस्मा रात देर तक साहिर का इंतज़ार करती रही, वो घर दाखिल हुआ तो घर में अंधेरा देखकर कुछ उखड़े अंदाज में अस्मा को आवाज़ दी, ये क्या मसला है, हर तरफ अंधेरा क्यों है? अस्मा ने ही लाइट ऑन की। ढेर सारे फूल साहिर पर आ गिरे। दूसरी तरफ वो फूलों का बुके थामे उसके इंतज़ार में खड़ी थी। वो कुछ हैरान सा हो गया और अस्मा को थैंक यू बोला। दोनों ने मिलकर केक काटा। ये वो लम्हा था जिसमें शायद साहिर लौट आया, अपनों के पास, अपने रिश्तों के पास। दूसरी तरफ शिजा भी कुछ कदम पीछे हट ही गई। उसे भी महसूस हो गया कि वो सिर्फ साहिर की ज़ात से मुंसलिक नहीं हो सकती। वो अपने बाकी रिश्तों को कभी नहीं छोड़ेगा। वो संजीदा सही, शिजा के इश्क में गिरफ्तार सही, लेकिन गैर जिम्मेदार नहीं था। सो आहिस्ता आहिस्ता एक जगह रहने के बावजूद उन दोनों की कहानी माजी का हिस्सा बन गई। अब इस बात को 7-8 साल गुजर चुके थे। राह चलते अभी भी दोनों एक दूसरे को मिलते ज़रूर थे, लेकिन थोड़ी सी अजनबियत के साथ। अब शिजा के बालों में चांदी के तार चमकने लगे थे। उसकी तबीयत में ठहराव आ गया था। इतने सालों के दौरान कई लोग उसकी ज़िंदगी में आए, लेकिन वो दिल में घर नहीं कर पाया। एक सराय की तरह जहाँ कोई मुसाफिर आता तो है, लेकिन कुछ देर के क़याम के बाद उसे अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो ही जाना होता है। इसलिए शिजा आज लॉन में बैठी माजी के लम्हों को सोच रही थी कि वो किसी और के नसीब की बारिशें अपनी छत पर बरसाना नहीं चाहती थी। आज वो इस दोराहे पर थी कि कोई हासिल न था आरजू का, मगर सानिहा ये है अब आरजू भी नहीं। उसकी ज़िंदगी का आज हासिल ये था, हर कोई यार नहीं होंदा बुलिया, कभी कलियां बह के सोचते सही। उसने गुड़िया को पालना पोसना शुरू कर दिया। उसे ही अपना सब कुछ समझना शुरू कर दिया। आज जब मामा भी इस दुनिया में नहीं रही थी और गुड़िया भी अब डॉक्टर बन चुकी थी, और वो मेहंदी जो कभी शिजा अपने हाथों पर ना रचा सकी, उसके हाथों पर देखने की ख्वाहिशमंद थी। वो भी शिजा की बहुत लाडली थी और शिजा उसे जल्द से जल्द अपने घर का होते देखना चाहती थी। उसका गम, उसकी खुशी, उसके जीने की तमन्ना सब गुड़िया ही थी। गुड़िया इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन शिजा ने बहुत प्यार से उसका सर गोद में रखा और कहा, मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम शिजा बनना चाहती हो? गुड़िया ने कहा, शिजा आप तो ऐसे ना कहो, आप बहुत अच्छी हैं। शिजा धीमे लहजे में मुस्कुराई। हाँ अच्छी हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम शादी के लिए मान जाओ। अरसलान बहुत अच्छा लड़का है। वक्त अपने साथ ना चलने वालों को हमेशा पीछे छोड़ देता है। और आज वो उसे रुखसत करके कदरे मुतमईन दिखाई दे रही थी, जैसे उसकी ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद पूरा हो गया हो। अब उसने गर्ल्स हॉस्टल भी बना लिया
وہ خود کو مصروف رکھنا چاہتی تھی۔ آج بھی جب وہ گھر لوٹی تو گڑیا کو دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور شیزا نے خانسامہ سے چائے لانے کو کہا۔ دونوں ٹیبل کے گرد بیٹھے چائے پی کر کافی دیر تک باتوں میں مصروف رہے، یہاں تک کہ شام ڈھلنے لگی۔ شام کا ڈھلنا ایسے تھا جیسے شیزا کی زندگی کی شام ڈھلنے لگی۔